तो दोस्तों आज हम लोग अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट की चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग पूरे 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कहता है वैसा करते चले जाओ। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 भाग 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 पूछा गया है। तो हम हमेशा मानते हैं संख्या को x। उसके बाद बोला गया है संख्या के 3/4 का 2/3 24 है। 24 ठीक। तो यहां से हम लोग संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद पूछा गया है संख्या का 1/4 क्या होगा। संख्या यहाँ पे निकल के आएगी, संख्या का 1/4 हम लोग पूछेंगे। यही हमारा सीधे फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको काट लेते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 24 कितनी बार कटेगा? 12 बार। यहां से x की वैल्यू आ गई 12। तो हमारा जो है संख्या का 1/4 क्या हो गया? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछा गया। जिससे कोई एक संख्या हो a + b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको उसी फॉर्म में हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो क्या लिखा हुआ है, 7 + 2√10 लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग इसका फार्मूला खोलते हैं तो क्या आता है? a² + b² + 2ab। ये जो लिखा हुआ होता है ये 2ab फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, जहां पे 2ab लिखा हुआ हो वहां पे 2 को निकालते हैं और उसके बाद बचे हुए में a और b को बना लेते हैं। अच्छा ये बताइए 2√10 लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको 2ab बनाए तो यहाँ पे 2 तो हम लोगों को निकल के आ गया, बचा √10। भाई यहाँ पे 2 निकल के आ गया, बचा √10। उसको दो संख्याओं में तोड़ना है तो 10 को कैसे तोड़ते हैं? 2 पंचे 10। इसके अलावा क्या ही करेंगे? इसके अलावा तो कुछ हमें लगता नहीं है। तो यहाँ पे a और b क्या आ जाएगा? भाई √2 से √5 में गुणा कर देंगे तभी तो हमारा जो आएगा क्या a b आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 गुणे में √5। अब इसी तरीके से ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। तो यहां से क्या हम लोग a और b को ऐसे लिख सकते हैं? भाई a का स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना, और ऐसे ही हम लोग लिख देंगे b का स्क्वायर। अच्छा ये a² + b² + 2ab दिया हुआ है तो ये यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इस फॉर्म में निकल के आएगा ना, तो वही लिख देंगे √2 + √5 का होल स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है इस संख्या का वर्गमूल। भाई जब इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोगों ने तोड़ लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमको पूछा गया इसका वर्गमूल, मतलब जो निकल के आए उसका भी वर्गमूल, मतलब इसका वर्ग ले लेंगे। तो ये क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? ये होता है जैसे 1/2, जैसे ये हमारा स्क्वायर दिया हुआ है और इसको क्या लिखेंगे? गुणे में 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाता है, ये इसका आंसर आ जाएगा √2 + √5, 3 वाला ऑप्शन। ये हमारा जो है सीधा का सीधा परिभाषा दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है? सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। इसमें सीधे आपको अगर मतलब परिभाषा याद होगी तो आप इसमें सोचेंगे नहीं, तो इसको आप याद कर लेना R.A. फिशर को। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किसी संख्या के 60%। 60% आपको पता होगा, मैंने आपको पहली क्लास में परसेंटेज में बताया था। 20% क्या होता है? 1/5। इसी तरीके से 40% क्या होगा? 2/5। 60% क्या होगा? 3/5। कैसे निकालते हैं भाई? 60% होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 60% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो 3/5 आता है। अब हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। किसी संख्या, मतलब हम लोग संख्या मान लेते हैं x। संख्या के 60%, 60% हमारा क्या होता है? 3/5। उसके बाद लिखा हुआ है का मतलब होता है गुणा। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 3/5 भाग 36 है, मतलब इसकी वैल्यू 36 आएगी। तो हमसे पूछा गया संख्या क्या होगी? हमसे पूछी गई है x की वैल्यू। यहां से 3 तिया 9 होता है,
9 चाक 36 हो गया, ये पचम 25, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 25, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 25 चौके 100। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया पाई क्या है। पाई 22/7 तो हमारी जो है एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसको हम लोग p/q फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। लेकिन पाई एक हमारी ऐसी संख्या है जो कभी खत्म ही नहीं होती है, मतलब एक तरीके से मतलब बढ़ती चली जाती, मतलब उसका कोई जो है अंत नहीं है, ऐसे ऐसी होती है। पाई की वैल्यू 3.14 ऐसी बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, जो संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है। मतलब पाई हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से देखिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर में हमेशा एक कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू k हो गई, तो जैसे ही a/3 को k के बराबर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3k। ऐसे ही जैसे b/4 को k के बराबर करोगे तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k। ऐसे ही c/7 को k के बराबर करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k। तब हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया उसमें रख देते हैं और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी मतलब 3k, a की वैल्यू है, प्लस 4k, प्लस सी 7k, और बटे में भी पूछा गया है सी मतलब 7k। ऊपर जोड़ेंगे 4 3 7 और 7 7 14, 14k हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 7k, k से की कट जाएगा और 7 दूनी 14, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन में पूछता चला जाए वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारा गुणे में जो है संख्याएं दी गई हैं, गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक हम लोग मतलब निकालते, किसी की गुणा करते तो लास्ट डिजिट ही हमसे पूछा जाता है गुणे के बाद ही, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं। अच्छा यहाँ पे बताइए 8 छंग 48 आएगा, ठीक, 9 दूनी 18 आएगा, ठीक, 18 लिख लिया। इसमें भी हम लोग लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, 8 64 हो जाएगा। भाई लास्ट वाला ही तो निकालना है, तो आखिरी में आखिरी गुणा करो, बाकी को देखो ना। अब ये 64 भी आया, उसमें भी लास्ट पे क्या है 4, मतलब जो हमारा ये गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 4। 4 हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 पहले से जो है दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक। मैंने जो है जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था तो मैंने बोला था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को अगर मानना हो तो क्या मानेंगे। मान लिया हमारा जो है महत्तम समापवर्तक h है और लघुत्तम समापवर्तक hxy। भाई यही तो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणन। हम लोग हमेशा एचसीएफ को h, एलसीएम को hxy, और उसके बाद फर्स्ट जो नंबर होता है उसको hx, और जो हमारा सेकंड नंबर होता है उसको hy मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं। और इसमें अब जो भी निकालना होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें दिया हुआ इन संख्याओं का योगफल, संख्याएं हमारी क्या है hx है और hy है, इनका मान हमें दिया हुआ है 60, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। और यहां से एक बात देखिए, जो हमारा क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक है वो 12 दिया हुआ है, मतलब अगर देखा जाए तो h की वैल्यू हमें 12 दी हुई है और हमें hxy की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक की वैल्यू भी दी हुई है 72। अच्छा ध्यान से देखिए, h की वैल्यू अगर इसमें भी रख दें और h की वैल्यू इसमें भी रख दें तो क्या होगा, चलो रख के देखते हैं। यहां से h कॉमन ले लोगे और उसके बाद h की वैल्यू 12 रख दोगे तो यही तो आपकी इक्वेशन बच जाएगी, 12x प्लस वाई बराबर 60। यहां से रखो मतलब भाग कर दो, 12 पंचे 60, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक, यहां से तो ये निकल आएगी। यहां पर भी हम लोग h की वैल्यू 12 रख देते हैं, भाई सारी चीजें गुणे में हो तो होती है, h गुणा x गुणा y होता है, तो यहां से लिखेंगे 12 छंग 72, मतलब यहां से गुणे की वैल्यू आ गई 6,
अच्छा आप ही बताइए, ऐसे दो अंक निकालिए जिनकी गुणा 6 हो और उन्हें जोड़ने में 5 आए। तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे कि 2 और 3, भाई 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, गुणा करेंगे 6 आएगा। मतलब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। हमसे पूछी गई एक संख्या। अच्छा हमने संख्या मानी थी hx और hy। हमारा h का तो हमको पता है 12 है, वैल्यू 12 रख देंगे, और x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 है, यही तो हमने कहा। तो हमसे पूछा गया एक संख्या, पहली संख्या 12 दूनी 24 और दूसरी संख्या 12 तीन 36। हमसे देख लो ऑप्शन में 24 या 36 में जो दिया हुआ होगा वही हमारी एक संख्या हो जाएगी। एक संख्या 24 दूसरी 36 है, बस यही हमारा आंसर था। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर 29 गुणे 4 ज्ञात किया। ज्ञात कीजिए लिखा। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणे 4 उतारा और नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। 27 चौके 108, मतलब जो उसने बोर्ड पे से गलत उतारा लेकिन उसका सलूशन उसने सही किया, क्योंकि 27 चौको 108 होता है। तो शिक्षक द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने जो भी उतारा है उसका सलूशन बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो हो नहीं सकता। उस अभ्यर्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए। फिर से वो, ये तो बात वही हो गई कि जो है जो उसने उतारा है उसको तो बिल्कुल सोल्यूशन सही किया, तो ये भी सही नहीं होना चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, चौथा विकल्प भी पढ़ लेते हैं। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे अंक देने चाहिए। मेरे हिसाब से ये ज्यादा परफेक्ट आंसर लगता है, क्योंकि भाई कारण जानना इसलिए चाहिए क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पे बैठा है, बोर्ड पे साइनिंग तो नहीं आ रही बाहर से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, मतलब उसने गलत क्यों उतारा है, अगर ये उससे यह जानने के प्रयास करें और अगर हाँ उसका मतलब क्यों गलत उतारा ये तो पता चल जाएगा, और लेकिन उसका सलूशन भी तो सही है, तो जो सलूशन सही दिया उसके लिए उसको पूरे अंक भी देने चाहिए, तो बिल्कुल सही है। उस विद्यार्थी को 5 में से 2 अंक देने चाहिए। मेरे हिसाब से 3 और 4 में अगर देखा तो 4 बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी जो है व्याख्या करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको मैंने एक पूरी प्रॉपर क्लास में ऐसे क्वेश्चन सारे कराए जो हमारे फिर से एग्जाम में आने वाले, तो उनको भी आप देख सकते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने बोला क्रय मूल्य सीपी, उसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होना चाहिए? मैंने बोला था इसको जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ हो वैसे ही हम लोग उसको उतार देते हैं। यही तो हमारा दिया है, सीपी एसपी का 3/2 है, तो यहां से सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा 3/2। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान से बात देखिए, हमारा जो एसपी है वो छोटा है, एसपी जब छोटा होता है तो हमें होती है हानि, इसका मतलब लाभ वाले आंसर तो गलत हो गए। और हम लोग कैसे जो है परसेंटेज निकालते हैं, जब हमारी हानि होती है तो सीपी माइनस एसपी बटे सीपी, तो यहां से सीपी माइनस एसपी 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, बटे में हमेशा सीपी को रखते हैं 1/3। 1/3 हमारी हुई है हानि, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33, सही 1/3%। ये तो बहुत आसान वैल्यूज होती हैं, आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। अच्छा, एक कमरे की चारों दीवालों का कुल क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवालों, एक तरीके से जो है संपूर्ण प्रश्न नहीं, आपको संपूर्ण प्रश्न नहीं दिया हुआ है, जो आपका होता है जिससे नहीं घन होता है तो 4 स्क्वायर, और अगर जो है इसमें लंबाई चौड़ाई अलग है, घनाभ है, तो उसमें क्या होता है 2 ब्रैकेट में BH + HL, यही तो होता है। तो वो दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दी हुई है लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर भाई हम लोग जो है लंबाई और उसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग मानते हैं a, तो लंबाई क्या दी हुई है 2a, यही तो हो गया भाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई h की वैल्यू दी हुई है 11, तो उसकी छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल मतलब होता है L × B, यही तो होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमारी लंबाई कितनी दी हुई है 2a, चौड़ाई कितनी दी हुई a, मतलब हमसे निकाल पूछी गई है 4a² की वैल्यू, जो हमने माना उस हिसाब से। अच्छा अब हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको देखते हैं, हमें दिया हुआ है 2BH + HL की वैल्यू कितनी दी हुई है 660, तो यहां से निकालते हैं
ये आ गया 330। अब इसमें LBH की वैल्यू रख देते हैं। H की वैल्यू कितनी है? 11 दी हुई है, 11। उसके बाद B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है A, 11A हो गया। फिर H है, 11 हो गया। L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2A बराबर 330। भाई 11A प्लस 11 दूनी 22A, 11A प्लस 22A कितना हो जाएगा? 33A, 33A हो जाएगा। 33A की वैल्यू है 330। 33 से ये 33 चला जाएगा, 330 10 बार में, मतलब A की वैल्यू आ गई 10। और हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में गया है? 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, 4 नहीं, ये देखो यहाँ पे इसकी गुणा होगी 2A स्क्वायर। अरे बिल्कुल भी मिस्टेक कभी भी हो जाती है। तो यहाँ पे भाई जो हमारी दो गुनी थी 2A इंटू ए, मतलब 2A स्क्वायर हो गया। यहाँ से 2A स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का 2 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 200। यहाँ से हमारा छत का क्षेत्रफल 200 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 से विभाज्यता के नियम मैंने 2 से जो है 11 तक के जितने विभाज्यता के नियम होते हैं सारे के सारे पढ़ा रखे हैं इसी में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? अल्टरनेट डिजिट का सम लेते हैं, फिर उसको आपस में घटा देते हैं। अगर घटाने पे 0 आ जाता है तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। अगर 0 नहीं आता है तो 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है घटाने पे, तब भी संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहां से क्या करेंगे? 6 4 6 इनका सम लेंगे, और उसके बाद 0 और ये जो खाली जगह है इसका सम लेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। तो 6 4 10, 6 16, ये तो हो गई 0, और यहाँ पे जो खाली जगह है इसको मैं मान लेता हूं x। इनको घटाने पे 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, मैं रख लेता हूं 11 तो आना ही चाहिए। तो 16 माइनस एक्स बराबर 11। तो माइनस एक्स 16 को उधर ले जाएंगे, 11 माइनस 16, यहां से माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 5। मतलब अगर हमारी इस संख्या को 11 से विभाज्य होना है तो जो खाली जगह दी हुई है उसकी जगह पे 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही हो जाएगा। अच्छा, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो ये तो हमारा 20वीं सदी है, ये तो अभी की बात हो गई। तो अभी के हिसाब से श्रीनिवास रामानुजन इसका जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्या, मतलब दोनों संख्याएं पूछी गई तो निकालना पड़ेगा ये। अच्छा, बड़ी संख्या को अगर मैं मान लेता हूं x है और छोटी संख्या को मैं मान लेता हूं y है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा ही हम करेंगे। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना, मतलब बड़ी संख्या का 2 गुना 2x हो जाएगा। छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या भाई y है तो इसके 5 गुने से 3 ज्यादा है। बड़ी संख्या ज्यादा है तो अब छोटी संख्या को 3 ज्यादा कर देंगे, तो इसका मतलब ये हमारी आ जाएगी बड़ी संख्या की वैल्यू। एक तो पॉसिबिलिटी हमारी ये दी है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या हमने मानी थी 4 है, तो ये बड़ी संख्या मानी थी x, तो ये 4 गुना हो जाएगा 4x। और छोटी संख्या के 3 गुने, 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं? इनसे पूछा गया दोनों संख्या। अच्छा ये बताइए, यहां 2x है, यहां 4x है, तो यहां ऊपर में दो से अगर गुणा करते तो 4x की वैल्यू हमें निकल आएगी। तो यहां से 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहां से 4x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2 से गुणा करेंगे 10y प्लस 6। अब ये 4x की वैल्यू यहां पे हम लोग रख देते हैं, रखेंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। यहां से ये हमने रख दिया, प्लस 3y बराबर 71। 10 और 3 13y आ जाएगा। ये 6 हमारा राइट साइड में जाएगा तो 71 माइनस 6 हो जाएगा। 71 माइनस 6 हो जाएगा, यहां से 13y की वैल्यू आ जाएगी 65। तो 13 पचे 65, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब हमारी जो छोटी संख्या, y को हमने छोटी संख्या माना था, छोटी संख्या की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। देखिए छोटी संख्या की वैल्यू कहां पे 5, ये 5 दी हुई है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि
छोटी संख्या अगर दो जगह रिपीटेड हो, दो जगह 5 दी हुई होती तो हम आगे सॉल्व करते, ऐसे हमें सॉल्व करने की क्या जरूरत, कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, पूरा का पूरा क्यूब हमारा रंग दिया गया। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है, मतलब उसमें 1 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है, तो यहां से हम लोग एन कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, अरे मतलब छोटी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, वैसे तो निकालते हैं एन, तो यहाँ पे एन तो हमारा आ गया 5। अब हमसे पूछा गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो एक फलक पे रंग वाला जो है फार्मूला हमारा क्या होता है, एक फलक पर रंग, 6n-2 का होल स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितनों घनों पर केवल एक ही फलक पर रंग होगा, ठीक है। तो 6n-2 का होल स्क्वायर, यहां से हम लोग जो है इसमें n की वैल्यू रख देते हैं 6, और n क्या है 5, 5 - 3 क्या, 5 - 2 क्या होता है 3, 3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 6 × 3 3 जा 9, 6 नाम 54, मतलब हमारे 54 कुल घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक जो हमारी फलक है उस पे रंग होगा, तो यहां से इसका आंसर हमारा आ जाएगा 54। ये अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया यदि अवरोही क्रम में, मतलब क्या कहा गया, यदि जो है संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखें और दोनों छोरों से संप्रेक्षण हटा दिए जाए, मतलब एक दोनों तरफ से यदि एक एक को एक संख्याओं को हटा दिया जाए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। अच्छा, मैं आपको पहले समझा देता हूं ऑप्शन में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। जैसे माध्य दिया हुआ, माध्य का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको जोड़ो और बटे में जितनी संख्याएं दी हुई, जैसे 7 संख्याएं दी हुई तो बटे में 7 कर दो, सातों संख्याओं का योग बटे 7। उसके बाद ये तो हो गया एवरेज। माध्यक क्या मतलब होता है, मीडियन, मतलब बीच की संख्या, दोनों जितनी भी संख्या दी हुई है उसमें जो है मिडिल में कौन सी जो है वैल्यू आने वाली है वो होता है माध्यक। और उसके बाद दिया हुआ है बहुलक, बहुलक मतलब कोई भी संख्याओं का गुच्छा दिया हो उसमें जो है एक जो वैल्यू है सबसे ज्यादा बार रिपीटेड जो भी वैल्यू है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो अच्छा बता रहा है कौन से मापक प्रभावित तो होते हैं। अच्छा, मैं जैसे अवरोही क्रम में कुछ संख्याएं लिख देता हूं, जैसे लिख देता हूं 7 6, मैं ऐसे ही टेम्परेरी ले रहा हूं, 7 6 5 4 3 2 1, भाई ये अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। इसकी माध्यिका कौन सी होगी भाई, दोनों तरफ से इधर से 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, जो मध्य में आता है, मध्य में कौन सी संख्या आ रही है 4, तो यहाँ कौन सा आपकी माध्यिका हो गई 4। अच्छा, कह रहा है दोनों तरफ से अगर संप्रेक्षण, मतलब जैसे दोनों तरफ से एक एक संख्या को हटा दे, मान लिया इधर से 7 हटा दे, इधर से 1 हटा दे। अच्छा आप बताइए आपकी माध्यिका अब भी कौन सी होगी भाई, इधर भी 2 वैल्यू है इधर, और इधर भी 2 वैल्यू, दोनों तरफ से 2 2 को जब हटाएंगे उसके बाद बचेगा बीच में क्या 4, मतलब माध्यिका तो प्रभावित नहीं होने वाली। और इसमें पूछा गया केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो माध्यिका जहां जहां दी हुई है वो तो प्रभावित होने से रही, मतलब ये भी प्रभावित नहीं होगी, ये भी प्रभावित नहीं होगी, ये भी प्रभावित नहीं होगी, मतलब हमारे 3 ऑप्शन तो हमारे हट गए। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारा जो सी ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। और ये वैसे भी क्वेश्चन जो है हमेशा जो है डाउटफुल रहा है, जब से आया है तब से जो है इस पे जो है ये क्वेश्चन ही सही नहीं है एक तरीके से, लेकिन फिर भी इसका कोई तो आंसर लगाना होगा, तो हम लोग इसका तीसरा ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक 3 या तो 3 या 4 है, या तो 3 या तो 4 है, ठीक है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, मतलब जो भी संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से तभी विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे, मतलब जो भी संख्या है उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये विषम संख्या है इसीलिए तो 4 से विभाजित होने से रही, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी, ये मतलब 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित, 4 से तो 3 संख्या हमारी विभाजित हो गई, और हमको ये भी निकालना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, और 4 के बाद वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 का मतलब क्या है, संख्याओं का डिजिटल सम निकाल लो, अगर डिजिटल सम 3 से विभाजित तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसका डिजिटल सम क्या होगा 4 4 8 4 12, मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 3, 3 आ गया, मतलब ये 3 से विभाजित है। इसका आ गया 8, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका कितना आएगा 4 4 8 4 12 4 16,
16 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 7, मतलब ये भी जो है आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 444 है ऑप्शन के हिसाब से, जो संख्या आपकी 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी। अच्छा, ये तो सीधा फार्मूला वाला क्वेश्चन होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग आप याद कर लीजिए क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जहां पे n जो है भुजाओं की संख्या होती है, यहां पे दिया हुआ है पंचभुज, मतलब n की वैल्यू हो गई 5, 5 - 2 इंटू 180, यहां से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 180, इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आ गई 540, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, जहां पे ऐसे क्वेश्चन, जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भाग भाग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे में बटे में जो वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पे 4/7 है, यहाँ पे 1/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें खंभे की लंबाई पूछी गई है, खंभे की लंबाई को हम लोग जो यहाँ पे बटे में चीजें दी हुई होती हैं उसका मल्टीपल मान लेते हैं, ताकि हम लोग जब अभी आगे जो फ्रैक्शन में जो वैल्यूज दी हुई हैं उनसे जब गुणा या भाग करेंगे तो हमारा पूरी की पूरी वैल्यू बिल्कुल पूर्णांक में आ जाएगी, कट पिट के बिल्कुल एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, दशमलव में हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां से क्या करते हैं, ये हमारा बटे में 7 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, तो हम लोग खंभे की लंबाई को मान लेते हैं 7 × 21, माना खंबे की लंबाई हमारी है 21 मीटर में दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, ये हमारा आ गया अब खंबा, आपको खंबा दिख रहा है, खंबा दिख रहा है, तो उसमें बताया गया एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, ये है धंसा और ये हमारा धंसा नहीं है, तो 4/7 खंबे का 4/7 मतलब ये 21 है, तो इसका 4/7 भाग हमारा धंसा है, तो यहां से 7 × 21, 3 चौको 12, 12 जो है हमारा जो 12 12 लंबाई आ रही है, ये हमारी हुई है धसी हुई। अच्छा, हमने पूरी मानी थी 21, जैसे 4/7 धसा है तो 3/7 हमारा जो है धसा जो नहीं है वो खंबा हो गया, तो यहां से अगर ये 12 है तो और ये 21 है, तो मतलब 12 से 21 से 12 घटा दो, कितना बचेगा आपका, बच्चा 9 बचेगा, 9, तो 9 मीटर आपका ऐसा मतलब जो है खंबा है जो आपका जो है धसा हुआ नहीं है। अब क्या करा जाता है, जब धसे हुए भाग का 1/3 मतलब ये जो धसा हुआ है इसका 1/3 बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसका 1/3 कितना आएगा, 3 चौको 12, मतलब अभी तक 12 धसा हुआ था, इसमें 4 को और बाहर निकाल लिया गया, मतलब इसमें 4 बाहर निकला, तो जब 4 बाहर निकलेगा तो 9 में तो जुड़ जाएगा जो धसा हुआ नहीं, भाई यहाँ पे जो है 4 बाहर निकाल लिया गया, तो 12 जब 4 निकाल लिया गया तो बचेगा इधर 8, और ये 9 × 4 = 13 हो जाएगा, मतलब ये हमारा धसा हुआ भाग बचा और ये हमारा जो बिना धसा हुआ भाग बचा, तो 1/3 निकाल लिया गया, धसे हुए भाग का निकाला गया। अब हमसे कहा गया है जब ये निकाल लिया गया तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है, ये धसा हुआ भाग है, मतलब जो हमारी 8 की वैल्यू आई वो हमारी 8 मीटर ही दी हुई है, मतलब जो हमने निकाला कि 8 मीटर खंभा हमारा जो है अभी धसा हुआ है, वही हमारा क्वेश्चन में भी दिया गया कि पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में धसा हुआ, अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी, खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, 8 + 13, भाई 8 की वैल्यू 8 निकल आई तो 13 की भी वैल्यू 13 होगी, तो हमारी खंबे की लंबाई 21 मीटर ही निकल के आ गई जो हमने मानी थी। इसको ऐसे करते हैं फ्रैक्शन में, जो बटे में दिया हुआ होता है उनका मल्टीपल ही जो है हम लोग पूरा का पूरा खंबे की लंबाई मान लेते हैं। ये हमारा वर्क एंड टाइम का बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यहां से क्या करते हैं हम लोग, जो है टोटल वर्क मानते हैं इसका एलसीएम, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 60। तो यहां से हम लोग जो है सबकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो यहां से इफिशियंसी कैसे निकालते हैं,
60/12, 12 पंचे 60, मतलब ए और बी की इफिशियंसी आ गई 5। यहां से बी सी की 15 चौके 60 और 20 तियां 60। अच्छा, हम लोग सभी की इफिशियंसी निकालें तो कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो, ए बी, बी सी, सी ए, इनको सबको जोड़ो तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब दो, भाई ए भी 2 बार रिपीट है, बी भी 2 बार रिपीट है, सी भी 2 बार रिपीट है। तो इनकी जब इफिशियंसी निकालेंगे तो 2a bc की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 5 4 9 3 12। तो भाई इनको 2 2 बार क्यों काउंट कर रहे हो, एक बार काउंट करो। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। चूंकि हमसे पूछा गया कि ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है, मतलब टोटल वर्क को ए की इफिशियंसी से हमको डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तो तीनों के लिए बैठे हैं, तो यहां से बी और सी की इफिशियंसी अगर पता कर लें तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो ए की हमारी निकल के आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से बी और सी की इफिशियंसी देखो कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो इनकी इफिशियंसी की वैल्यू हो गई 4 और ये इसकी वैल्यू दी हुई है 6। तो यहां से ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई, 2। और अब बताओ, ए उस काम को जो हम लोगों ने टोटल वर्क माना था 60 को जो है ए की इफिशियंसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने 2 निकाली। यहां से आ जाएगा ए कितने दिनों में उस कार्य को करेगा, 30 दिनों में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी जो है क्लास 10 में जो है हमको प्रमेय पढ़ाई जाती थी सिद्ध करने वाली, उसको हम लोग सिद्ध करते थे। लेकिन अच्छा, ये देखो यहां पे क्या कहता है, ए बी सी है और डी ई एफ उनके मिडिल पॉइंट है, डी ई एफ उनके मिडिल पॉइंट है। तो ये प्रमेय क्या कहती थी कि अगर जो है डी ई एफ इनके मिडिल पॉइंट है तो जो मिडिल पॉइंटों को मिलाने के बाद त्रिभुज बनेगा, जैसे ये त्रिभुज बने, ये जो इसके अलावा जो त्रिभुज बनेंगे ये सारे के सारे क्षेत्रफल इनके बराबर होंगे। मतलब एक का क्षेत्रफल 2 के बराबर होगा, 2 का क्षेत्रफल 3 के बराबर और 3 का क्षेत्रफल 4 के बराबर होगा। लेकिन अगर इनको आपस में भाई हमको एक तरीके से लिखना हो तो सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल जब डी 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 है तो क्या कर सकते हैं भाई, जो है इसका 1/4 कर दो। 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भाई पूरा का पूरा ये देखो एबीसी है, उसके अंदर चारों त्रिभुज बने हुए हैं, चारों का बराबर बराबर क्षेत्रफल है। तो एक त्रिभुज एबीसी के 1/4 के ही तो बराबर होगा। भाई सारे के सारे बराबर हैं तो या तो जो है कहे दो एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे क्षेत्रफल डीईएफ के। यहाँ पे डीईएफ मतलब या तो डीईएफ का 4 गुना क्षेत्रफल बराबर एबीसी, या तो जो है एबीसी का 1/4 बराबर क्षेत्रफल डीईएफ, मतलब किसी को भी रख दो, डीईएफ को रख दो, यहाँ पे बीडीई को रख दो। लेकिन हमसे पूछा गया डीईएफ के हिसाब से, और ये हमारी क्लास 10 में बिल्कुल एग्जैक्ट प्रमेय दी हुई होती थी, डिट्टो। तो वहीं से निकल के आएगा। तो यहां से क्या, डीईएफ का क्षेत्रफल 1/4 एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई मिडिल पॉइंट को मिला रहे हैं, जब मिडिल को पॉइंट को मिलाते हैं तो सारे के सारे जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 5, उनका गुणनफल है 36, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। भाई यहां से उनके व्युत्क्रमों का अंतर, भाई एक संख्या थी हमारी y, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/y, और एक संख्या हमारी थी x, तो उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। इनका जो है अंतर पूछा गया है, तो यहां से x माइनस वाई और इसका एलसीएम हो गया x इंटू वाई, और यही हमारी दोनों वैल्यूज भी दी हुई हैं। यहां से x माइनस वाई की वैल्यू रख देंगे 5, यहाँ x इंटू वाई की वैल्यू 36, यही हमारा पूछा गया है, 5/36 हो जाएगा। यदि 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, मतलब जो भी हमारी संख्या दी हुई है उसके दोनों अंकों को आपस में गुणा करो 6 आएगा। 1 गुणे 6 6 आता है, मतलब ये भी हो सकता है। 3 5 15 नहीं आएगा, 4 3 12 6 नहीं आ रहा है, 2 3 6, मतलब ये भी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अच्छा, इसमें 9 जोड़ो तो इसका आ जाएगा 25, मतलब इसके तो अंक नहीं बदले, हटाओ, यहां पे 9 जोड़ो, 9 3 12, एक हासिल 3, मतलब 23 में 9 जोड़ा हमारा हो गया 32। इसका मतलब जो है सीधा का सीधा हमारा जो है 23 आंसर हो जाएगा। इसको तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। मैंने प्रीवियस जो आपका मॉक टेस्ट था उसमें मैंने बताया था
कि अगर आयत चित्र की ऊंचाई उसे जो है किन चीजों को दर्शाया जाता है, तो आयत चित्र हमेशा बारंबारता को ही डिनोट करते हैं। तो इसमें वर्ग की चौड़ाई, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा ये तो नहीं होगा, उस वर्ग की बारंबारता, आयत चित्र से हमारी बारंबारता को डिनोट किया जाता है। ये हमारा सीधा का सीधा भाषा वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया हुआ एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियों को विकसित करने देना, बिल्कुल सही भाई। थोड़ा बहुत जो है उन बच्चों का भी प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, आप जो है अगर जो है टीचिंग करा रहे हैं तो आप जो है बच्चों को रटंती विद्या सिखंती नहीं करा सकते। मतलब मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन आगे भी पढ़ देता हूं। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने प्रवृत्ति हो, मतलब बहुत अच्छा वातावरण दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चे जो है अपने हिसाब से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें जो है क्या नहीं करने देना चाहिए, बच्चों को रटंती विद्या सिखंती नहीं सिखानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, मैं मान लेता हूं एक हमारा कोण है x, तो उसका कोटिपूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये तो हमारे दो कोण हो गए, ठीक। इनका अंतर दिया हुआ है 40, तो इनका दिया हुआ है अंतर 40। दोनों कोण क्या होंगे, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, -90 प्लस एक्स बराबर 40। 90 को उधर ले जाएंगे, इसको जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा, ये तो 2x हो गया, और ये हो गया 9 प्लस 40। 2x बराबर 9 4 13 130। इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 65। x की वैल्यू आ गई 65, तो 90 माइनस 65 क्या होगा, 25 डिग्री। मतलब दोनों कोण, एक हमारा 65 आ जाएगा, एक 25 डिग्री आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाई इसका आएगा 4 तिया 12, 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां से जो है 4 से देख लेते हैं, आखिरी के 2 डिजिट भाई 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब संख्या 4 से डिवाइड है। 3 से जो है डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 से, तो यहां से क्या आ रहा है, इसका डिजिटल सम निकाल लो, 2 1 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 आया डिजिटल सम। अब 3 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बचा क्या, एक हमारा बचा। ये तो 3 से डिवाइड करने में बचा, लेकिन हम लोग 4 से जो है हमारी जो संख्या थी उससे तो हम लोगों ने उससे भी तो हम लोगों को डिवाइड करके देखना था। मतलब इसको जो है 12 से टोटल देखना है, 4 से हम लोगों ने देख लिया डिवाइड हो रहे, तो 3 से देख लेते कितना रिमाइंडर बचेगा। लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा भाई वो 4 का भी तो मल्टीपल था, इसीलिए जो 3 का हमारा जो है रिमाइंडर बचा उसको हम लोग लास्ट में 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहां से भाई 3 दूनी 6, एक बचा और उसको 4 से गुणा कर देंगे। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, मतलब बच्चे में क्या देखना चाहिए, गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता। भाई गणितीय संप्रेषण मतलब सुन के समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिना समझे रटने की क्षमता, मतलब समझ भी नहीं पा रहा, रट भी रहा है। शिक्षकों को सुनने की क्षमता, इससे क्या होगा। अवसर ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, मतलब हाँ, अगर आप शिक्षक हैं और क्लास में पढ़ा रहे हैं कि भाई देख रहे किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आ रहा है और वो क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसको जो है कोई चीज दिक्कत दे रही है, कोई चीज तो उसे जो है प्रॉब्लम करे जो उसे समझ में नहीं आ रही। तो मतलब एक शिक्षक के तौर पर आप सबसे ज्यादा क्या आंकेंगे, मेरे हिसाब से तो यही आंकेंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को देखना या खोज करना जो है जो समझ भी नहीं रहे हैं और उसके बाद वो प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। अधिकतम परास का जो है फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 दिया हुआ अवरोही क्रम या कैसे भी दिया हुआ, तो वहां पे परास क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस मिनिमम, दो सबसे छोटी वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे 5 सबसे बड़ी है और 1 सबसे छोटी है, मतलब इसका परास आ जाएगा 4। परास कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो उसी को हम लोग परिसर भी कहते हैं, परिसर भी कहते हैं। तो हमसे पूछा गया अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर
कहलाता है? परिसर। ठीक है, यहां से हम लोग इसको देख लेंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये तो सबको पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो ये हमारा जो है मॉक टेस्ट था, हमारे पूरे 30 क्वेश्चन का, जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसको हम लोगों ने किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।